Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing sentences and this is reordering. कैसे सेंटेंस को रीऑर्डर किया जाता है? आपने जंबल सेंटेंस देखे होंगे, आपके आएंगे एग्जाम में. सेंटेंस को एक रीऑर्डर करने का एक रूल होता है और वो सारे रूल हम इसमें बताएंगे और साथ ही साथ पैराग्राफ को भी कैसे आपको रीऑर्डर करना है वो भी इस सेशन में आप सीखोगे. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. प्लीज पे अटेंशन टू इट. Now, some important rules to arrange jumble sentence. सेंटेंस में क्या होता है, एक रूल फॉलो होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है, उसे आपको जानना है. हम जब भी सेंटेंस लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है, राइट? या फिर सब्जेक्ट, वर्ब, फिर नॉट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है. जब क्वेश्चन हम लिखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तब वर्ब पहले होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, राइट? और जब नॉट होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो पहले वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट एंड फिर ऑब्जेक्ट. तो जैसे आई एम अ टीचर, तो यहां देखो आई इज अ सब्जेक्ट, एम इज अ वर्ब, a teacher, that is a right, I am a teacher, object, subject, verb plus not plus object. I am not a student, तो not a student. Are you a teacher, तो are जो है verb पहले आ गया, subject you बाद में आया and then object. Are you not a student, तो not के बाद a student. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को फ्रेम करते हैं. इफ देयर आर 3 sentences स्टार्टिंग विद द वर्ड्स बट, सो एंड नाउ रेस्पेक्टिवली, अगर आपको 3 सेंटेंसेस मिले जिसमें बट, सो एंड नाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो सेंटेंस है सबसे पहले बट आएगा, बट वाला सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद सो वाला आएगा, उसके बाद नाउ वाला आएगा. ठीक है? बट मतलब एक हमने दुविधा आई, बट लेकिन, फिर सो इसलिए, नाउ अब. तो एक सीक्वेंस में हम इसको अरेंज करेंगे और ये पैराग्राफ जब हम जंबल मिलता है तो इसके लिए ये काम आता है. नाउ नेक्स्ट, इफ द गिवन सेट ऑफ सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दे आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. आपको पता है 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. तो जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कंप्लीट थॉट होता है. जैसे राजीव वेटेड फॉर द ट्रेन. अब हम वेटेड अगर पहले आ गया, ये वर्ब है आपको पता है, ये सब्जेक्ट है पता है आपको, फॉर द ट्रेन ये जो सेंटेंस का अंत का हिस्सा है. तो जब अगर स्लैश कर करके ये आगे पीछे भी रहे तो आपको अगर पैटर्न पता है तो आप ये कर सकते हो. कंपाउंड सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब 2 अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस, उसको हम कनेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं, एंड, बट, सो, इनसे हम जोड़ते हैं. तो ये जो है कंजंक्शन से हम जोड़ते हैं कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड सेंटेंसेस को. तो वो आपको ध्यान में रखना है. फॉर एग्जाम्पल, राजीव वेटेड फॉर द बस, कॉमा, बट द ट्रेन वॉज लेट. Right? Raju waited for the bus, but the bus was late. Now, complex sentence. A sentence that consists of an independent clause and one or more dependent clauses connected to it. तो जो complex sentence होते हैं वहाँ एक main clause होता है जो independent clause होता है और जितने भी और other clauses होते हैं वो dependent clause होते हैं, उससे connected होते हैं. तो जैसे राजीव रियलाइज दैट द ट्रेन वाज लेट व्हाइल ही वेटेड एट द स्टेशन. तो देखो, राजीव रियलाइज्ड दैट द ट्रेन वाज लेट, राइट, व्हाइल ही वेटेड एट द स्टेशन, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. तो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप समझ सकते हो कि जो जंबल्ड सेंटेंसेस है ये कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है. नाउ ट्रांजिशन वर्ड्स एंड लिंकिंग वर्ड्स, जितने भी ट्रांजिशन वर्ड और लिंकिंग वर्ड है
sometimes help to put the sentences in an order in sentence arrangement questions. Some of the most important transition words to observe in sentence arrangement are also, again, not only but also. तो आपको पता है कि ये जो है ट्रांजिशन वर्ड्स हैं और लिंकिंग वर्ड्स हैं, तो इसके पहले क्या होगा और इनके बाद में क्या होगा. तो चूंकि आप लोग अभी हाई स्कूल में 9-10 में आप लोग के एग्जाम होने वाला है, बोर्ड के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है जब आप एग्जाम देने जा रहे हो. और बेहतर है कि घर में आप बहुत प्रैक्टिस करो. नीदर नॉर, ईदर और, एज वेल एज, बिसाइड्स, furthermore, in addition, moreover, similarly, consequently, hence. तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, yet, but. तो ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं एंड लिंकिंग वर्ड्स हैं. तो आप इनको जब देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेन क्लॉज क्या है, मेन सेंटेंस क्या है, और इससे जब जुड़ के और जो इसके बाकी का हिस्सा है सेंटेंस का आखिरी हिस्सा, वो भी आप पहचान जाओगे. Look for short forms and abbreviation in the sentences. The sentences containing full for will. अगर will का full है, will you go, will, तो ये जो will है ये before the sentences containing the abbreviation. तो ये पहले आएगा. will से जुड़ा हुआ जो भी word है वो सेंटेंस में पहले आएगा. अगर won't हुआ तो वो बाद में आएगा containing the abbreviation. तो हमेशा याद रखना, अगर एब्रीविएशन है तो वो पहले नहीं आएगा, और जहां पर फुल सेंटेंस, फुल वर्ड है वो पहले आएगा. तो शॉर्ट फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन को भी आप ध्यान में रखना. इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद द वर्ड्स हेंस, फाइनली और देयरफॉर, देन दैट सेंटेंस कम्स लास्ट इन द अरेंजमेंट. अगर हेंस, फाइनली और देयरफॉर है तो सेंटेंस अरेंजमेंट में ये लास्ट में आएंगे. Last but not the least, sometimes the events mentioned in the paragraph. जब आप पैराग्राफ में आप कर रहे हो, उसको अरेंज कर रहे हो, तो जो इवेंट्स हैं आप क्रोनोलॉजिकली उसको देखो. एक सीक्वेंस में वो होते हैं 1, 2, 3, 4. तो आप वो नंबरिंग ध्यान से दो और इस तरह से पूरा पैराग्राफ आप सही से लिख सकते हो. अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मेकिंग इट इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस एंड अरेंज देम. नाउ अब पैरा जम्बल्स अगर हैं पैराग्राफ का, तो हैंडी टिप्स क्या हैं? 7 हैंडी टिप्स. लुक फॉर द सेंटेंस दैट क्लियरली इंट्रोड्यूसेस अ पर्सन, प्लेस, कम्युनिटी और कंसेप्ट इन द पैरा जम्बल. तो आपको क्या देखना है? पैरा जम्बल कुछ समझ में नहीं आता, मुझे पता है, लेकिन उस समय आपको ध्यान से क्या देखना है? जो नाउन है, राइट, पर्सन, प्लेस, कम्युनिटी और कंसेप्ट इन द पैराजम्बल, जो सब्जेक्ट है उसको आपको ध्यान से देखना है. तो इस तरह से ओपनिंग सेंटेंस में वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा. ऑलवेज फॉर द सेंट्रल थीम ऑफ ईच पैराजम्बल. तो जितने भी पैराजम्बल उनका एक सेंट्रल थीम अगर आप पता लगा लें तो आपको पता चलेगा कि जो स्टोरी है इस थीम पर बेस्ड है. The flow of the story dialogue goes on a long way in piecing together the paragraph in the correct order. तो उसी थीम को करेक्ट ऑर्डर में पूरा का पूरा जो जम्बल्ड है वो सजा के रखता है. तो आपको वो थीम ध्यान में लानी है. If the sentences are too lengthy, अगर बहुत लंबे सेंटेंसेस हैं तो बहुत ही ऑब्जर्वेंट बनिए और बहुत ही जल्दी स्पेशल वर्ड्स ढूंढ लीजिए उनमें, जो कि कनेक्टिव्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स. ये हर एक सेंटेंस में आपको मिलते हैं. जो लंबे वर्ड्स हैं उसमें कनेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स. देयर विल बी सेंटेंसेस हैविंग कनेक्टिव्स लाइक, तो कनेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ऑल्दो, दो, इफ, अंटिल, सिंस, बट, आफ्टर, ऑल्टरनेटिवली, बिसाइड्स, then, yet, because, consequently, notwithstanding, and, when, meanwhile, so, however, for, whoever, whatever, whenever, nevertheless, therefore, furthermore, whereas, moreover, etc. तो इतने सारे कनेक्टिव्स अगर आपको मिल गए तो आप समझ लीजिए कि ये कनेक्टिव्स के पहले क्या लिखना है और उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि वर्ड आपको सेंटेंसेस तो दिए हुए ही हैं.
These sentences almost never the opening ones. जब भी आप कनेक्टिव्स के वो करोगे तो ये ओपनिंग वंस कभी नहीं हो सकते, ये लास्ट में आएंगे सेंटेंस के, पैराग्राफ के अंत में आएंगे, ओपनिंग लाइंस नहीं है. They always refer to people or events mentioned in previous sentence. तो इसके पहले वो किसको मेंशन कर रहे हैं वो आपको जानना पड़ेगा. Even articles can help to some extent in these questions. तो आर्टिकल से कैसे, तो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है. तो द हम कब लगाते हैं, जब ऑलरेडी पहले हम मेंशन कर चुके होते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो उसको फिर से जब रेफर करते हैं तो द लगाते हैं. और ए और एन इंट्रोड्यूसिंग रहता है. जब हम इंट्रोडक्टरी जब हम करते हैं किसी कोई इंट्रोडक्शन किसी का देते हैं तो ए और एन देते हैं. तो इनसे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड पहले आएगा. द इज यूज्ड टू डिनोट समथिंग और समवन स्पेसिफिक और व्हेन द पर्सन और थिंग फॉर विच द आर्टिकल हैज बीन यूज्ड हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड. ए और एन आर used while introducing something for the first time and also for stating general facts. तो जनरल फैक्ट्स के लिए ए और एन हम यूज करते हैं, और हम जब फर्स्ट टाइम हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम ए और एन का यूज करते हैं. तो इससे भी आपको पता रहेगा कौन सा वर्ड पहले लगाना है. प्रोनाउंस like he, she, they, it, them, their, him, her, etc. are used when the person being talked about has already been introduced. हम प्रोनाउन कब हम यूज करते हैं, नाउन के बदले हम प्रोनाउन यूज करते हैं. तो पहले नाउन यूज हो चुका है, फिर हम प्रोनाउन यूज करेंगे. तो इस तरह से भी जब पैराग्राफ रहेगा तो आपको पता है प्रोनाउन से जो सेंटेंस है वो ओपनिंग लाइन नहीं होगी. सम पैराजम्बल्स कैन बी टैकल्ड बाय टेकिंग प्रोनाउंस एज ए गाइड. अब एक्सेप्शन में फर्स्ट पर्सन आई पहले हो सकता है, तो ये एक्सेप्शन है. अब एक्सरसाइज कर लेते हैं. यहां देखो करना आपको है इज इट दैट आपको पता रिलेटिव, अट्रैक्ट्स वर्ब, सो मेनी, टू इट, अबाउट, प्रेयर्स, पीपल, व्हाट. अब ये आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है. क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, व्हाट. तो व्हाट नंबर 1 हो गया. अब जब आपको नंबर 1 व्हाट मिल गया तो अब आपको पता है जब हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं तो ऑक्सिलरी लगाते हैं. तो यहाँ ऑक्सिलरी कहाँ पे आया, इजंट इट. तो ये आपका नंबर 2 हो गया. तो व्हाट इज इट, फिर आप कनेक्टिव दैट, तो ये दैट. What is it that attracts? What attracts so many who? कोई कुछ तो आपका ऑब्जेक्ट होगा, कुछ तो नंबर है, तो यहाँ people 5 and this is 6. So many people क्या करने के लिए, about prayers. तो what is it that attracts so many people about prayers? तो यहां आप देख रहे हो इस तरह से आपने इसको लॉजिकली सोच के किया. नाउ सेकेंड इज ऑफर पीस ऑफ होप एंड ऑफ माइंड अ लॉट प्रेयर्स. अब आपको पता अ लॉट ऑफ एक हम साथ में बोलते हैं, तो इसको आपको पहले क्या करना है, मेन वर्ड ढूंढना है. ऑफर पीस ऑफ होप एंड ऑफ माइंड अ लॉट अ प्रेयर्स, इनको आप करो. एनीथिंग द फेथ दे गिव टू बिलीव कैन दैट हैपन यू, और विथ ऑनेस्ट हार्ट ऑफर्ड प्रेयर्स टू बी. मैंने कहा ना जब ये सामने आता तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आप रूल्स को फॉलो करोगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा. आंसर शीट दिया हुआ है, उसकी आप टेंशन मत लो, बट इसको प्लीज आप ध्यान से एक पेपर में आप करो, और ये बहुत मजेदार भी है. तो आंसर है, आप आंसर देख लो. व्हाट इज इट अबाउट प्रेयर दैट अट्रैक्ट सो मेनी पीपल टू इट? प्रेयर्स ऑफर अ लॉट ऑफ होप एंड पीस ऑफ माइंड. दे गिव द फेथ टू बिलीव एनीथिंग दैट हैपन्स टू यू. Prayers ought to be offered with honest heart. तो अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वहां हम देख रहे थे
तो इस तरह से आपको समझना है, इसलिए इतने सारे रूल्स हमने आपको बताए. So what have we learned? We have learned reordering of the jumbled sentences. ये आप बहुत इंजॉय कर सकते हो और एक बार आप एक समझ में अगर आपको आ गया तो आप बहुत जल्दी इसको आप करेक्टली आप इसको अरेंज भी कर सकते हो. So in the next class I shall be with a new topic. Till then, have a good revision, do that exercise, match it with the answer and be perfect in this. Thank you.